नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिस मुनरो की कहानी बॉयज़ एंड गर्ल्स। और सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली अबाउट द राइटर, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग शुरुआत करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर का लेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव टू द स्टोरी। तो एलिस मुनरो इज एन इज अ कैनेडियन राइटर। ठीक है, कनाडा की है, कैनेडियन राइटर हैं। शी वॉज बॉर्न इन विंघम, ओंटारियो। ओंटारियो इज अ सिटी इन कनाडा। ओंटारियो में इनका बर्थ हुआ था ऑन द जुलाई 10, 1931। 1931 में इन कनाडा, कनाडा के ओंटारियो शहर में इनका जो बर्थ है वो हुआ था इन द ईयर 1931। हर फादर रॉबर्ट एरिक लेडलो was a fox and mink farmer। ठीक है, कनाडा में या फिर उस तरीके उधर की ठंडे एरियाज की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो फॉक्सेस होती हैं, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, लोमड़ी कुछ प्रजातियाँ होती हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और उन बालों का उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। तो उनकी फार्मिंग होती है। फार्मिंग का मतलब उनको पाला जाता है। ठीक है, और तो इनके जो फादर थे वो एक फॉक्स फार्मर थे। देर आफ्टर बाद में इन्होंने मिंक, मिंक भी एक प्रकार का जानवर है, उसको भी इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। फॉक्स एंड मिंक फार्मर है। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा बिकॉज की जो स्टोरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसमें जो नरेटर है, नरेटर का जो फादर है, ही इज़ आल्सो अ फॉक्स फार्मर। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं बिकॉज द नरेशन इज़ इन फर्स्ट पर्सन। जो स्टोरी का नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन में है और लड़की ही नरेटर है। इन दिस वे हम ये बात मान सकते हैं कि दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। मीन्स इन दिस नावल, सॉरी, इन दिस स्टोरी देर आर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ एलिस मुनरो। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज कि दिस स्टोरी इज फेमिनिस्ट स्टोरी, फेमिनिस्ट एलिमेंट है एंड एज वेल एज दिस इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। कमिंग ऑफ एज स्टोरी क्या होती है, फेमिनिज्म कैसे है और क्या क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में आगे समझेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मुनरोज फादर रॉबर्ट एरिक लुडलो, ही वॉज अ फॉक्स फार्मर एंड मिंक फार्मर। ठीक है, एंड लेटर ही टर्न टू टर्की फार्मिंग। ठीक है, बाद में इन्होंने टर्की पालना भी स्टार्ट कर दिया था। टर्की एक प्रकार का बर्ड होता है जिसको भी मांस के लिए पाला जाता है। जैसे अपने यहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मुर्गियों का फार्म होता है, मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है, ठीक मांस के पर्पस से और अंडे के पर्पस से। इन द सेम वे टर्की भी एक उसी तरीके का बर्ड है जिसको पाला जाता है, उसकी भी फार्मिंग होती है। ठीक है, आगे थोड़ी सी और बात जानकारी देखते हैं। हर फादर एलन क्लार्क लुडलो, सॉरी, हर मदर, हर मदर एलन क्लार्क लुडलो वॉज अ स्कूल टीचर। और इनकी जो मदर थी वो एक स्कूल टीचर थी। बट यहाँ जो स्टोरी आपको पढ़नी है, इस स्टोरी में जो नरेटर है उसकी मदर हाउस वाइफ है, वो स्कूल टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फुल्ली ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी डिस्कस, इफ़ वी एनालाइज द स्टोरी फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। अगर हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म इसका करते हैं देन वी हैव ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन दिस स्टोरी। ठीक है, बट केवल रेफरेंस जो है वो फादर का है। मदर इनकी जो टीचर थी उनका कोई इस तरीके का रेफरेंस यहाँ नहीं है। इस स्टोरी में जो नरेटर है उनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ है, घर पर रहती है। आगे बढ़ेंगे। मुनरो बिगन राइटिंग एज अ टीनेजर, पब्लिशिंग हर फर्स्ट स्टोरी द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो in 1950 while studying English and journalism at the University of Western Ontario on a 2-year
स्कॉलरशिप। 1950 में जब ये एक टीनेजर थी, टीनेजर का मतलब होता है एज ग्रुप बिटवीन 13 टू 19, मीन्स वो वर्ड्स, वो नंबर्स जिनके एंड में टीन आता है, दे आर नोन एज टीनेजर, एंड दिस इज वेरी टेंडर एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो ये एक बड़ी टेंडर एज मानी जाती है, और इसके विषय में बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो 13 टू 19 एज इज नोन एज टीन एज। ठीक है, तो सी वॉज अ टीनेजर when she starts writing, and her first story was written in 1950, The Dimensions of Shadow, and at that time she was studying English and journalism, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। ठीक है, वहाँ वो 2 साल की स्कॉलरशिप पर थी और इंग्लिश और जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड सी वर्कड एज अ वेट्रेस, अ टोबैको पिकर एंड लाइब्रेरी क्लर्क। उसी समय में लगभग वही टाइम था जब ये वहाँ पर ये पढ़ाई कर रही थी। ठीक उसी समय इन्होंने एक वेट्रेस का भी काम किया, टोबैको पिकर का भी काम किया, और एक लाइब्रेरी में क्लर्क का भी काम किया। ठीक है, देखिए अपने यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ा सा जो सिस्टम ऑफ स्टडी है वो अजीब सा है, दूसरा तरीके का है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, वहाँ पर अपने यहाँ के जैसा सिस्टम नहीं है कि 25 साल 30 साल तक जो बच्चे हैं वो बैठ करके पढ़ते रहते हैं। ठीक है, दे डू सम पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है, वो अपने लिए जो है पैसे खुद कमाते हैं। ठीक है, जब वो काम करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, और वहाँ ऐसा कोई शर्म नहीं है कि भाई हम पढ़ लिए हैं तो हम ऐसा काम कैसे करेंगे। तो सी वॉज डूइंग वर्क एज वेट्रेस एंड स्टडिंग एज वेल। He worked as tobacco picker. She worked in as a clerk in a library. तो बहुत सारे काम उन्होंने किए। And in 1951 she left the university where she had been majoring in English since 1949 to marry fellow student James Monroe। ठीक है, तो इनके जो एक साथी स्टूडेंट थे, नाम था उनका जेम्स मुनरो, उनसे इन्होंने 1951 में मैरिज की और यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। दे मूव टू डंडारवे। ठीक है, ये दूसरा प्लेस है, वेस्ट वैनकॉर्वर, ये भी एक शहर है कनाडा का, फॉर जेम्स जॉब इन डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है, एक डिपार्टमेंट स्टोर में इनकी जॉब थी, और उस जॉब के लिए वो लोग अपने ओंटारियो से शिफ्ट होकर के दूसरे शहर चले गए। इन 1963 द कपल मूव्ड टू विक्टोरिया वेयर दे ओपनड मोनरोज बुक विच स्टिल ऑपरेट्स। ठीक है, देयर आफ्टर वहाँ से वो लोग विक्टोरिया आए। विक्टोरिया में उन्होंने एक शॉप खोली जिसका नाम कहते था मोनरोज बुक्स। ठीक है, तो वो अभी भी ऑपरेशन में है, अभी भी चल रहा है। Monroe's work has been described as revolutionized the architecture of short stories, especially in the tendency to move forward and backward in time. Her stories have been said to embed more than announce, reveal more than parade। ठीक है, तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही सारगर्भित हैं, एम्बेडेड स्टोरीज़ हैं, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। ठीक है, और बड़ी रेवोल्यूशनराइज राइटर के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी जो स्टोरीज़ हैं मेनली फोकस करती हैं फेमिनिस्ट इश्यूज़ पर, वेमेन के इश्यूज़ पर, गर्ल्स के इश्यूज़ पर। Monroe's fiction is most often set in her native Huron country इन साउथ वेस्टर्न ओंटारियो। मोस्ट ऑफ इनकी जो स्टोरीज़ हैं, इनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो सेटिंग है, प्लेस जो है, वो इनका जो बर्थ प्लेस है, इनका जो ओरिजिनल स्थान है, जो इनका गांव है ओंटारियो में, साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में, वहाँ पर ज़्यादातर इनकी स्टोरीज़ की सेटिंग मिलती है। ठीक है, और हर स्टोरीज एक्सप्लोर ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज इन एन uncomplicated
प्रोज स्टाइल, इनकी प्रोज स्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन ट्रेट्स जिनको ये एक्सप्लोर करती हैं, दे आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि जो जिन जिन ह्यूमन ट्रेट्स को, जिन जिन ह्यूमन क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करती हैं, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सी एक्सप्लोर्स दिस कॉम्प्लेक्सिटीज इन हिज सिंपल प्रोज स्टाइल, इट इज़ अनकॉम्प्लेक्स। Monroe's writing has established her as one of our greatest contemporary writers of fiction, ठीक है। और आज मनरो एक वेल नोन कंटेम्प्रेरी राइटर के रूप में जानी जाती हैं। मनरो हैज़ रिसीव्ड मैनी लिटरेरी एक्लेड्स, बहुत सारे इनको लिटरेरी अवार्ड्स मिले, बहुत नॉमिनेशंस मिले, इंक्लूडिंग द 2013 Nobel Prize in Literature for her works as Master of the Contemporary Short Story। देखिए होता क्या है, जैसे नोबेल प्राइज़ जब दिया जाता है तो वहाँ पर एक लाइन मेंशन की जाती किस लिए दिया जा रहा है। तो 2013 में एलिस मुनरो को नोबेल प्राइज़ दिया गया और उनको जो मेंशन की गई लाइन, दैट इज़ मेंशन्ड एज मास्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। अभी कंटेम्प्रेरी एरा में शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर राइटर के रूप में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 2013 में इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिला, ठीक है। एंड इन 2009 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, 2009 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था फॉर हर लाइफ टाइम बॉडी ऑफ वर्क, ठीक है। इनके जो पूरा वर्क सिनेरियो है, पूरा जितना इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, उन सब के लिए इनको 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था, ठीक है। शी इज़ आल्सो 3-time विनर ऑफ कनाडा गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर फिक्शन। 3 बार इनको कनाडा का गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर फिक्शन मिला, यानी कि जो नॉवेल्स के लिए एक गवर्नर जनरल अवार्ड मिलता है कनाडा में, वो 3 बार इनको मिला है। एंड शी रिसीव्ड द राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडाज 1996 मैरियन ईगल अवार्ड एंड द 2004 रोजर्स राइटर्स ट्रस्ट फिक्शन प्राइज फॉर रनवे। इनका जो वर्क है, इनका जो नावल है रनवे, उसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले। एक क्या मिला है, इनको मैरियन ईगल अवार्ड मिला है जो कि राइटर्स ट्रस्ट देता है कनाडा का, जो कि 1996 में मिला। और एक दूसरा ट्रस्ट है रोजर्स राइटर ट्रस्ट, ठीक है, तो उसने 2004 में इनको फिक्शन प्राइज दिया। किसके लिए? द रनवे के लिए, जो इनका एक नावल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्टोरी की। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बहुत राइटर से आपको लेना देना नहीं है। राइटर के विषय में ब्रीफ इंट्रो मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा राइटर का इंट्रो पता चल जाए, राइटर से आप परिचित हो जाए, क्योंकि राइटर्स मोस्ट ऑफ इसमें जितने हैं आप लोग उनसे अननोन हैं, अनअवेयर हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा राइटर का इंट्रो देना जरूरी है। उससे आपको एक बात और भी समझ में आएगी, अगर उनके लाइफ में ऐसा कुछ रिलेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लाइफ से रिलेटेड हैं और स्टोरी में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक और क्लू मिल जाता है, एक और चीज़ मिल जाती है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफ में समझा कि जो स्टोरी है उसका जो एलिमेंट निकल करके आता है, एक तरीके से देखा जाए कि जो सोर्स ऑफ द स्टोरी है वो कहीं ना कहीं राइटर की लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिकॉज कि यहाँ जो स्टोरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें जो नरेटर है, एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी लड़की है, उसके भी फादर एक फॉक्स फार्मर है, ठीक है, एंड मदर इज हाउस वाइफ। और एलिस मुनरो के भी फादर फॉक्स फार्मर थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो राइटर के अपने एक्सपीरियंसेस थे इन द लाइफ, वो मैटर करते हैं और उनसे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं स्टोरी में चीज़ें आई हुई हैं। अब बात करते हैं जो स्टोरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1964, ठीक है। अभी आपने देखा था कि 1950s में ही, अर्ली 50s में ही इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। पहली जो शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी थी, दैट वाज रिटन इन 1950 में, द डायमेंशंस ऑफ शैडो लिखा था। और ये जो प्रेजेंट स्टोरी है जिसको आपको पढ़ना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट वाज रिटन इन 1968, मीन्स फर्स्ट स्टोरी के लगभग 18 साल बाद इनकी
ये स्टोरी लिखी गई है, तो काफ़ी मेच्योर स्टोरी है, ठीक है। तो एंड सब्सिक्वेंटली इन मोनरोज 1968 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डांस ऑफ हैप्पी सीड्स, ठीक है। तो पहले तो ये मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1964 में, बट देयर आफ्टर इट वाज कलेक्टेड इन 1968 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट इज डांस ऑफ हैप्पी स्टेट्स, जो कि एलिस मुनरो का एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1968 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे। इट इज कमिंग ऑफ एज स्टोरी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में काफी देर से घूम रहा होगा, व्हाट इज कमिंग ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज का मीन्स होता है टू ग्रो अप, ठीक है। कमिंग ऑफ एज मीन्स टू ग्रो अप, मीन्स सच नॉवेल्स आर स्टोरीज that narrates the story of a character, that is the central character obviously, and the story begins when the character is in her or in his younger age। यानी कि जिस कैरेक्टर पर बेस्ड स्टोरी है, जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, उसके टेंडर एज में वो कहानी बिगिन होती है, और स्लोली एंड स्लोली as the narrative moves ahead, the character develops into life and finally appears and develops into an identity, into a personality। That is the coming of age story or coming of age novel, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने स्टोरी है, नरेटर जब बिगिन करती है, शी इज अ गर्ल, ठीक है, she has different feelings at that time, but when the story ends, she develops her a different identity। She starts with girlhood and ends with womanhood। Here's a change of from girl to woman, that is development of the character into a womanhood। That's why this is a coming of age story। ठीक ऐसी ही चीज़ अभी नेक्स्ट स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे, वाई आर रॉबिन, वहाँ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रॉम गर्लहुड टू वुमेनहुड एंड मदरहुड। तो लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा थीम्स डिफरेंट है, बट यहाँ पर फुली एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, हाउ सी इज एक्सपीरियंसिंग, हाउ सी इज फीलिंग, ये सारी चीज़ें, हाउ सी थिंग्स, हाउ सी फील्स, हाउ सी ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है, उनके पीछे क्या क्या फिलॉसफी, क्या साइकोलॉजी काम कर रही है, उन सब का यहाँ पर डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। एंड स्लोली द कैरेक्टर गेट्स हिज आर हर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होकर के एक सही स्वरूप में आती है। आगे बढ़ेंगे। दैट इज इट डील्स विद द मेकिंग ऑफ जेंडर रोल्स। और ये जो स्टोरी है वो एक तरीके से जेंडर रोल्स पर डिपेंड करती है। जेंडर रोल्स मींस टाइटल से ही आपको समझ आ रहा होगा, दिस इज द बाइनरी, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, मींस बोथ आर अपोजिट जेंडर्स, both are opposite to each other, and there are a lot of psychological and mental things that differs them। There is difference level of thinking capacity, difference level of social phenomena। जैसे सोसाइटी में there are different scenes, there are different phenomena of being a girl and of being a boy। लड़का है तो he is considered masculine, he is considered to be strong, while if the girl is there, she is considered to be weak, sometimes weak, not actually, but this is the phenomena in the society, ठीक है। कि सोशल फेनोमेना यही है कि लड़की है तो कमज़ोर होगी, एंड द अदर थिंग इज दैट सी मस्ट हैव कंपैशन, ठीक है। उसके अंदर जो दया का भाव है, क्रुएलिटी कम होगी, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ फेनोमेनाज रिलेटेड टू जेंडर रोल्स, मीन्स देयर आर डिफरेंट रोल्स असाइन टू अ बॉय, अ मैन
and there are different roles assigned to a girl and a woman. A girl must have to develop into a motherhood and womanhood. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जेंडर रोल है, मे बी बिगनिंग में कोई लड़की है जो कि नहीं समझ रही है एंड शी इज अज्यूमिंग हर लाइक बॉय, बट शी डेवलप्स एंड society assign the gender role and makes her a woman. तो वही चीज यहाँ भी होगा उस नरेटर के साथ एंड फाइनली सी फाइंड्स हर आइडेंटिटी, सी डेवलप्स हर रोल। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट एग्जामिनेशन में। आगे बात करेंगे। द स्टोरी नरेटेड बाई अ यंगर डिटेल्स द टाइम इन हर लाइफ व्हेन सी leaves childhood and its freedom behind and realize that to be a girl is to be eventually a woman. Means when she realizes the girlhood and womanhood and she leaves her childhood behind, वहाँ से वहाँ तक की स्टोरी है जब एक बच्चा अपना चाइल्डहुड छोड़ता है और एक विमेनहुड में, एक रिस्पॉन्सिबल जेंडर रोल में एंटर करता है। वहाँ तक की पूरी कहानी है, पूरा डेवलपमेंट है उस कैरेक्टर का। नाम नहीं है, बस केवल गर्ल है। ठीक है, कैरेक्टर्स में कैरेक्टर एक जो लड़की है उसका छोटा भाई है, एक फादर है, एक मदर है और एक नौकर भी है जो कि घर के सदस्य की तरह ही घर में रहता है, साथ में ही खाता है, साथ में ही रहता है। ठीक है, और पहला कैरेक्टर जो यहाँ है दैट इज हेनरी बेली। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेनरी बेली। आप आगे जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, चासर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको एक कैरेक्टर कंफ्यूजिंग मिलेगा, हैरी बेली। तो हैरी बेली एंड हेनरी बेली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हैरी बेली इज कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जेफरी चासर and this is Henry Bailey, Henry, Henry Bailey, and he is actually a servant in the household of the narrator. He helps narrator's father in फार्मिंग। ठीक है, जो फॉक्स फार्मिंग है उसमें कामों में जो है उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज ही इज हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो हैरी बेली इज अ farm hand. Farm hand means the person who helps, who is a helping hand in farming to the narrator's father. He is like a part of the narrator's family, sharing meals and his life with them. वो उन्हीं के साथ रहता है और उन्हीं के साथ खाता पीता है। मीन्स ही शेयर्स हिज होल लाइफ एंड मील्स विद देम। सर्वेंट है बट उनके घर के सदस्य के जैसा है। ही इज mainly a source of entertainment for the children, probably since he does not appear as an authority figure as the children's parents clearly do. ठीक है, देखिए अब ये परिवार के सदस्य के जैसा है, परिवार का सदस्य नहीं है। तो वो एक जो अथॉरिटेटिव या अथॉरिटी फिगर होता है वो इसके अंदर नहीं है। तो इस जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, दे कैन ईजिली एंटरटेनमेंट विद हिम। ठीक है, तो बच्चे उनके साथ एक एंटरटेनमेंट फिगर उसको समझते हैं, उसका मजाक भी उड़ा लेंगे, उसके साथ खेल भी लेंगे, उसके साथ चिल्ला भी लेंगे, उसको डांट भी लेंगे। तो दैट इज ही इज एन एंटरटेनमेंट फिगर, नॉट एन अथॉरिटी फिगर। ठीक है, दस दे कैन एंजॉय his teasing of them a great deal, and he for his part seems to enjoy thrilling man with his more spectacular accomplishment like spitting very well. तो जो है वो बहुत तरीके से इस आदमी को टीज करके वो बच्चे अपना एंटरटेनमेंट कर लेते थे, एंजॉय करते थे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर इज फादर। फादर इज नरेटर्स फादर एंड देर इज नो नेम टू हिम। ठीक है, लाइक नरेटर्स मदर। ठीक है, आगे अगला कैरेक्टर है द फादर फिगर इन दिस स्टोरी। स्टोरी में जो फादर फिगर है, हेड ऑफ द फैमिली है, नरेटर के फादर हैं, दैट इज दिस मिस्टर फादर। ठीक है, एंड इनका कोई नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है
एंड ही इज़ अ फॉक्स फार्मर। ठीक है, डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन, ये जो है बड़े कठिन परिश्रम करने वाले आदमी, बड़े डिसेंट से आदमी है, सरल सीधे साधारण से। ठीक है, ही ह्यूमर्स his children, finding ways to praise them that pleases them a great deal. Like his wife, he seems to view a future in which his daughter will eventually leave off helping him to become exclusively a help to the mother। ये जो पॉइंट है, ये जो विचार है, दिस इज सिमिलर इन बोथ द मदर एंड फादर। ठीक है, दैट कि दोनों ये बात समझते हैं कि व्हेन द बॉय will grow up little bit, he will help the father in his outdoor work, in his farming, and the girl, the narrator, who is helping at present, will be spare to help her mother in the house. This is the actually assignment of gender roles, because the boy is younger, and he cannot do the helping jobs, the helping things for his father. That's why the girl is assigned that role. That is the role of a boy. Actually, in the beginning, when the brother is younger and the girl is a little bit elder, he was assigned the work, the task of a boy. But the thought is found in the family. Mother and father both thinks that one day when the son will grow up, the actual role of a woman, actual role of a girl will be assigned to the girl, to the narrator। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये दोनों का है। फाइनली द मेन प्रोटैगनिस्ट, फीमेल narrator of the story, is a girl. The character who narrates the story does so with the hindsight of maturity, although she describes events from her childhood and manages to provide the reader with a youthful point of view. She describes the period in her life when her carefree childhood ended। तो ये जो नरेटर है वो अपने बचपन से कहानी शुरू करती, पूरा डिटेल देती है। ठीक है, और तब तक की कहानी सुनाती है व्हेन हर चाइल्डहुड एंडेड, एंड दैट चाइल्डहुड दैट वाज केयर फ्री फॉर ऑल थिंग्स। ठीक है, बट चाइल्डहुड बहुत तरीके से केयर फ्री होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की केयर नहीं करनी होती है, मोरालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल बिहेवियर, जेंडर रोल्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो पूरी पूरी कहानी सुनाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ कमिंग ऑफ एज नॉवेल। ठीक है, एंड सी बिगन टू फील एज इफ सी मस्ट कन्फर्म टू वेरियस expectations। The traditional socialization undergone by middle class girls at this time was something she resisted. She as perceived that the roles and choices allowed to women are less attractive and various than those allotted to men। एक्चुअली यहाँ पर जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है नरेटर की, वो यही है कि जो मेल जेंडर रोल है, दीज आर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर वेरियस देन द जेंडर रोल असाइंड टू अ फीमेल। That's why she prefers male gender roles। She don't like the attacking her parents about being in household and helping her mother by the narrator। कि जो नरेटर की मदर और फादर हैं एक बार बातचीत कर रहे थे कि जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो बाहर का काम करेगा, उसकी हेल्प करेगा अपने फादर की, और जो लड़की है वो घर में रहेगी और अपनी मदर की हेल्प कर पाएगी, उसको ज़्यादा समय मिल पाएगा उसकी हेल्प करने के लिए।
तो ये चीज़ वो सुनती है और इस बात से उसको अपनी मदर पर भी गुस्सा आता है, अपने फादर पर भी गुस्सा आता है। शी डोंट लाइक दिस थिंग, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दैट इज द जेंडर रोल, दैट इज द जेंडर आइडेंटिटी। आगे बढ़ेंगे। हाउएवर, regardless of this resistance, he describes how he gradually captivated to accept his socialization. बट एंड में क्या होता है कि उसको एक ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाती है और वो खुद भी नहीं जानती कि कैसे उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, कि उसको मजबूरी में वो जो सोसाइटी का जेंडर रोल है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा उसको। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, सी डोंट लाइक दैट। बट कैसे उससे वो काम हुआ और कैसे उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, दैट इज द थिंग, दैट इज द चेंज, दैट इज द साइकोलॉजी। एंड द नरेटर इज लाइक द लिविंग फ्रस्की हार्स फ्लोरा इन द स्टोरी, a living thing with energy and will that is finally entrapped and used by forces greater than herself. इस स्टोरी में एक मेयर है, एक हार्स है, ठीक है, फ्लोरा। इसी की वजह से शी इज कन्फाइंड टू द जेंडर रोल, she is confined to the socially assigned gender role of female। ठीक है, जो फीमेल्स के लिए सोशली असाइंड जेंडर रोल है उसके लिए वो क्या होती है कि बंध जाती है उस प्रकार के रोल में, जेंडर रोल में। और उसका रीजन है कि फ्लोरा जो है दैट इज फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, एक घोड़ी है, एक्चुअली शी वाज ब्रॉट देयर एज अ फोडर। उसको फॉक्सेस को जो भोजन की पूर्ति होती है, फॉक्सेस को मांस खिलाते थे हॉर्सेस का। तो उन हॉर्सेस का मांस खिलाने के लिए उस फ्लोरा को वहां लाया गया था। मतलब लाया गया था, जब मांस की जरूरत पड़ती तो उसको मार करके काट करके उसका मांस उन फॉक्सेस को खिलाया जाता। बट द मेयर दैट वाज फीमेल हॉर्स वाज फुल ऑफ लाइफ एंड किसी तरीके से वो जो सर्वेंट है हेनरी बेली, उसके हाथ से वो रस्सी छुड़ा लेती है और रनिंग करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो जो ये नरेटर है वो उस फार्म के जो बाड़ा था, बाड़ा मतलब जो बाउंड्री थी, उसके गेट से थोड़ा नज़दीक थी, खड़ी थी। देन उसके फादर ने उसको आवाज़ लगाई, गो एंड क्लोज द डोर, क्लोज द गेट। वो जाती है एंड सी वॉज अबाउट टू क्लोज द गेट, तभी वो फ्लोरा आ जाती है। तो वो चाहती तो दरवाज़ा बंद कर देती और वो ना निकल पाती, उसके पास इतना टाइम था। बट ना चाहते हुए भी या किस कारण से वो खुद भी नहीं समझ पाई, उसने दरवाजा बंद करने के बजाय दरवाजा खोल दिया और वो जो फ्लोरा थी वो निकल गई। ठीक है, निकल गई और कंट्री साइड में निकल गई। तो उससे हुआ कुछ नहीं, बस उसके फादर का काम थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, और जो फ्लोरा थी, फादर गए और अपना जो सामान था मारने का, बंदूक और जो है चाकू वाकू जिससे उसका मांस काट करके लोग निकालते थे, और जो अन्य चीज़ें थी, गाड़ी जिस पर वो मांस लाद करके लाते, तो वो गए और फाइनली उसको पकड़ करके मार करके मांस लेकर के आ गए। द सेम थिंग, द नरेटर इज वेरी सिमिलर टू फ्लोरा। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोरा को एक्चुअली डिवाइस किया गया है टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ द नरेटर। जो लड़की है, या एक्चुअली सी इज नॉट गिवन नेम, आई थिंक डिलिबरेटली, जानबूझ करके उसको नाम नहीं दिया गया है, सो दैट सी कैन रिप्रेजेंट एवरी गर्ल इन द सोसाइटी, दैट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो हर एक गर्ल को वो रिप्रेजेंट कर सके। एंड फ्लोरा इज डिवाइस टू प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ those girls in the society।
Actually, Flora is full of life. She wants to remain free, but the society, the owner of the farm, want to kill for the fodder. ठीक है? In the same way, the girls want to live a life of their own choice. But forcefully, they are assigned to gender roles. They are assigned to motherhood. They are assigned to womanhood. They are assigned to socially defined gender role. जबकि वो नहीं चाहती हैं. इन द सेम वे जैसे फोर्सफुली फ्लोरा को पकड़ करके मार दिया गया, जिस काम के लिए उन्हें उसे यूज करना चाहते थे वो लोग, उन्होंने यूज किया, मार करके उसका मांस फॉक्सेस को खिलाना था, उन्होंने खिला दिया. इन द सेम वे द सोसाइटी वांट्स गर्ल्स टू मेक अ विमेन. सोसाइटी wants girls to accept socially decided gender role of motherhood, of womanhood. And the girl, the narrator, has to accept that thing. Finally, forcefully or deliberately. Finally उसको उस चीज को महसूस करना पड़ा, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा, that she is a girl. The story ends in the way, तो जो कहानी एंड होती है वो इसी तरीके से एंड होती है. अल्टीमेटली सी इज अ गर्ल, उसका फादर कहता है. अभी स्टोरी पर भी हम लोग बात करेंगे. और नेक्स्ट कैरेक्टर है लेयर्ड, जो कि इसका भाई है, जो नरेटर है. लेयर्ड इज अ नरेटर्स यंगर ब्रदर, seemingly sweet little boy whose helplessness is at first contrasted to the narrator's gender ability to be of help to her mother and father in the house and on the fox farm. जो अभी हमने डिस्कस किया कि उसकी जो भाई था वो इनेबल था, बच्चा था अभी, इसलिए उसको जो लड़के का जेंडर रोल है वो असाइन था कि वो अभी फार्म पर भी जा करके फादर की हेल्प करेगी, घर में भी मदर की हेल्प करेगी. और उसको पसंद क्या था? उसको फार्म पर जाना पसंद था, उसको मेल जेंडर रोल पसंद था. भाई हर लड़की घर में बैठ करके चूल्हा चौका नहीं करना चाहेगी ना. आज तक मेरा मेरा जो अनुभव है, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि क्या करेगी, तो आई थिंक एक या दो लड़कियों ने मुझे ये जवाब दिया कि शादी करेंगे, या एक ने तो सीधे सीधे कह दिया था यार भैया से कह दो मेरी शादी करा दें. मैं उसको पढ़ने की सलाह दे रहा था, तो मैंने कहा पढ़ ले टेट का एग्ज़ाम है, कुछ कर ले. एक उसका टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, मेरी फ्रेंड थी, और उसकी फैमिली भी, हम लोग फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं, तो वो खुद नहीं कह पा रही थी. तो जब मैं उसको सलाह दे रहा था पढ़ने का, उसने कहा, मैंने पूछा उससे कि क्यों नहीं पास हो पाती, क्यों नहीं, ऐसा टेट में क्या है, इतना मुश्किल क्या है. तो उसने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा पढ़ना, भैया से कह दो मेरी शादी करा दें. और ऐसे ही कुछ एक दो और ने ऐसा कुछ जवाब दिया था. तो बाकी मोस्ट ऑफ तो यही कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बच्चे नहीं करने हैं, मुझे फैमिली का वो जेंडर रोल नहीं चाहिए. दे वांट टू बी फ्री, दे वांट टू डू जॉब. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट. आप में से कुछ को आईएएस बनना है, कुछ को पीसीएस बनना है, कुछ को और कुछ करना है. तो गर्ल्स हैव देयर चॉइस, बट सोसाइटी हैज देयर असाइंड रोल. And this story is raising this issue because the girl, the narrator in the story, liked the role that was assigned her first to help her father at the farm. This was because his brother was younger. उसका भाई छोटा था, वो नहीं जा सकता था, इसलिए उसको वो काम असाइन किया गया था, और उसको घर में भी मदर की भी हेल्प करनी होती थी. ठीक है, लेकिन वो घर में नहीं रहना चाहती थी. उसकी मदर उसको ये बात उसके फादर से कहती है कि जब तक
वो बैठी होती है, जब तक उसकी आंखों के सामने होती है, जब तक वो जिस काम के लिए कहती रहती है तभी तक वो वहां होती है, उसके बाद उसके पैर टिकते कहाँ हैं, ठीक ना। तो ये चीज निकल करके वहां सामने आती है। तो इसका जो भाई है छोटा है और वो भी फार्म पर काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हेल्प करनी पड़ती है फादर की, यह करती है। हाउएवर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस दिस इमेज ऑफ boisousness falls away as it becomes clear that Larid will be the one to take the narrator's place at their father's side, a position the young narrator hoped would always belong to her। ठीक है, और ये कहा जाता है, उसका फादर और उसकी मदर जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तो जो रोल अभी उसके फादर की हेल्प करने वाली फॉर्म पर, जो कि जो नरेटर है वो हमेशा चाहती है, वो हमेशा चाहती है कि वो बाहर का ही काम करे, फादर की हेल्प करे। वो घर में नहीं रहना चाहती थी, मदर की हेल्प नहीं करना चाहती थी, मदर के कामों में उसको इंटरेस्ट नहीं था, उन असाइन जेंडर रोल में उसका इंटरेस्ट नहीं था जो सोसाइटी असाइन करती है। तो जो है ये चीज़ उसको पसंद नहीं था, बट ये काम उसको असाइन होना था। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी Laird has been taken into the company of man and his sister. The narrator has been released to the rank of being only a girl। ठीक है, और फाइनली जब एंड ऑफ द स्टोरी फादर लौट करके आता है, उस फ्लोरा को पकड़ करके उसका मांस लेकर के आता है वापस, और उसका भाई ये बात रिवील करता है कि द नरेटर डेलिबरेटली ओपन्स द गेट। तो पहले तो उसका फादर चिल्लाता है, व्हाई डू यू डू दिस, पूछता है उससे, बट अल्टीमेटली उसको कोई गुस्सा नहीं आता। द नरेटर वॉज रेडी टू लीव द डाइनिंग टेबल, शी वॉज रेडी फॉर चाइडिंग, बींग चाइड। वो डांट सुनने के लिए एकदम तैयार बैठी थी, अपना फोक नीचे किए हुए, और कि जस्ट अभी हमको डांटा जाएगा और मैं उठ करके यहाँ से चले जाऊँ। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट उसको किसी ने डांटा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जस्ट उसके फादर ने कहा अल्टीमेटली शी इज़ अ गर्ल, ओनली अ गर्ल। और फाइनली जो उसका भाई था वॉज असाइंड द मेल सोशल रोल एंड ही वॉज सेंट टू द फार्म to help father, and the narrator remained a girl, only a girl, and was assigned the social phenomena of girlhood, social phenomena of womanhood against her will। Finally mother है, mother of the narrator seems to be an exemplary woman, one who fulfills the duties of a housemaker with energy and verve। तो एकदम फुल जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वेमेनहुड के, उस पर एकदम खरी उतरती हुई ये महिला थी, एकदम घर के सारे काम ठीक ठाक से फुल्ली करती थी। एंड द पोर्शन ऑफ द स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स व्हाट गोज ऑन इनसाइड द फार्म हाउस shows her putting in a day's work and matches the energies of the man working outside। She looks forward to the day when the daughter will be older and so able to relieve more of her labors burden। She seems to enjoy the company of her daughter। ठीक है, और ये जो मदर है उसको अपनी डाटर की कंपनी, डाटर के साथ में होना अच्छा लगता है, और उसको इस बात की उम्मीद है कि जब उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए एक हेल्प हो जाएगी, उसका जो मेहनत है, उसका जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, सामान्यतः ये सोशल जो रोल है वो यही है कि जो बेटा है वो बड़ा होगा तो बाप के कामों में हाथ बटाएगा, और जो बेटी है वो बड़ी होगी तो घर के चौके चूल्हे में माँ की मदद करेगी। कभी कोई सोशल नॉर्म ये नहीं कहेगा कि बेटा बड़ा होगा तो किचन में काम करेगा या खाना बनाएगा, या जो रोल्स असाइन है फीमेल को वो करेगा, और कोई सोशल नॉर्म ये भी नहीं कहेगा
कि जो बेटी है वो बड़ी होगी तो खेतों में जा कर के काम करेगी, या वो रोल्स असाइन किए जाएंगे उसको जो मेल्स को असाइन है, जो फादर को असाइन है, जो बड़े भाइयों को असाइन है। दिस होल स्टोरी डील्स विद जेंडर रोल, deals with gender identity, deals with feminism, deals with development of a character into a personality, into a gender role. It is a development of a girl into womanhood. That is the assigned role by the society. She seems to enjoy the company of her daughter. The narrator tells us that she talks freely about her past and things in general when they are working together. और एक चीज आप स्टोरी जब पढ़ेंगे तो पाएंगे, नरेटर वहां नरेट करती है कि हिज फादर इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम हर मदर. व्हेन शी वर्क्स विद हर फादर, द फादर इज ऑलमोस्ट साइलेंट. ही स्पीक्स जस्ट ओनली work related things, not anything else. But when she is working with her mother in the inside the house, her mother talks her freely. She talks lot of about her past life. तो ये बात भी कॉमन सी है कि गर्ल्स को, ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है सोशली असाइन फिनोमेना है कि जो गर्ल्स हैं वो टॉकेटिव होती, कुछ भी कह सकते हैं आप. फाइनली अगर हम लोग थीम्स को समराइज करें तो सबसे मेजर थीम होगा इसमें कमिंग ऑफ एज. सेकंड इज फेमिनिज्म. सॉरी, कमिंग ऑफ एज. ठीक है, एक मिनट. फेमिनिज्म, ठीक है, और जेंडर रोल, ठीक है, और गर्ल्स वर्सेस बॉयज, ठीक है, गर्लहुड एंड वेमेनहुड. ठीक, तो ये सारी चीज़ें थीम्स लगभग लगभग हमने बीच बीच में डिस्कस कर दी हैं. आगे ये थीम्स जो मैंने लिखी, कहीं लिखी भी होगी, आगे देखते हैं. ये नोट्स आपको मिल जाएगा. इस स्टाइल में अगर देखें तो दिस इज फोर शैडोइंग. फोर शैडोइंग क्या होता है कि किसी आगे होने वाली हैपनिंग जो है उसकी एक झलक बिगनिंग में मिल जाती है. ठीक है, ये कुछ सब प्लॉट है. तो सब प्लॉट क्या है, देखिए यहाँ पर प्लॉट की अगर बात करें तो स्टोरी में दो प्लॉट है. ठीक है, तो एक प्लॉट क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द हार्सेस. अभी हम लोगों ने स्टोरी डिस्कस की है नहीं, स्टोरी का भी थोड़ा सा एक समरी लेते हैं, समरी आपको सुनाते हैं कहानी को. ठीक है, और दूसरी जो कहानी है वो गर्ल की है, जो लड़की नरेटर है उसकी अपनी कहानी है, दैट इज द मेन स्टोरी. एंड द स्टोरी ऑफ द हार्स फ्लोरा, दैट इज द सब प्लॉट. ठीक है, तो ये दो कहानियां हैं जो कि साइड बाय साइड इसमें रन करेंगी. ठीक है, चलिए इसमें थीम्स अलग से नहीं लिखी, सॉरी. तो वो जो मैंने लिखी जितनी वो सारी थीम्स इसमें है. अब जरा कहानी को ब्रीफ में समझ लेते हैं. देखिए कहानी बिगिन होती है, अगर हम आपको टेक्स्ट दिखा दें तो और बेहतर है. ठीक है, सो दिस इज द टेक्स्ट आपके सामने है. ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, ये टेक्स्ट है. देखिए शुरुआत कहाँ से होगी, बिल्कुल फर्स्ट लाइन, माई फादर वॉज अ फॉक्स फार्मर. ठीक है, इनके फादर एक फॉक्स फार्मर है, यहाँ से कहानी बिगिन होती है. दैट इज ही रेज्ड सिल्वर फॉक्सेस. ठीक है, और इन पेंस, और कैसे क्या चीज़ें वो करते हैं, किस किस तरीके से वो अपने फादर की हेल्प करती है उन फॉक्सेस को पानी देने में, और भी जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने में. ये सब भी बताती है कि जो फॉक्सेस का बाड़ा है उसमें वो जाती नहीं है, केवल फादर जाते हैं क्योंकि फॉक्सेस काट लेती हैं. फिर उन फॉक्सेस को क्या फीडिंग दी जाती है उसके विषय में बताती है कि उन फॉक्सेस को फीड के रूप में हार्सेस का
मांस दिया जाता है। फिर हॉर्सेस का मांस आता कहाँ से है ये भी बताती है कि जो अदर फार्मर्स हैं वो हॉर्सेस रखते हैं, लेकिन वही जो हॉर्सेस जब बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं या फिर किसी कारण से उनका जो शरीर है वो खराब हो जाता है, पैर टूट जाता है, कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो उन हॉर्सेस को बेच दिया जाता है, इनके फादर को बेच देते हैं और वो उन हॉर्सेस को जो है लाते हैं, मार करके काट के मांस उन फॉक्सेस को खिला देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन मांस की तुरंत ज़रूरत नहीं होती है तो उन हॉर्सेस को जीवित लाया जाता है और जब ज़रूरत होती है तब उन्हें मार करके उनका मांस निकाल लिया जाता है। ये पूरी जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देती है किस किस तरीके से वो हेल्प करती है, क्या करती है, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। और फिर उसी बीच जो है सॉरी, वो एक दिन की पूरी कहानी बताती है कि वहाँ पर 2 हॉर्सेस आए, ठीक है, एक विंटर में, और उस समय मांस की ज़रूरत नहीं थी, तो उनको जो है रखा गया, ठीक। अच्छा, बीच में वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो 2 समय पे 2 तरीके के इमेजिनेशंस कर, ठीक है। इन द बिगिनिंग शी इमेजिन्स स्टोरीज, शुरुआत में वो कुछ स्टोरीज इमेजिन करती है, एंड इन दोज स्टोरीज ही इमेजिन्स herself like a hero and saves others. But at the end, the last day, when she was assigned the gender role of a woman, role of a girl, and was called that she is only a girl, ठीक है, तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि वहां पर जो स्टोरी इमेजिन कर रही है, शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ अ वीक, नॉट अ हीरोइक कैरेक्टर, एंड सी इज बीइंग सेव्ड बाय अदर्स, और वहां पर इसे जो है अन्य लोगों के द्वारा सेव किया जा रहा है, ठीक है। इसको कोई और सेव कर रहा है, वो अब ऐसी नहीं है कि लोगों को सेव कर सके, ठीक है। एंड में देखिएगा, एंड में यहाँ पर देखिएगा, नेवर माइंड माई फादर सेड, ही स्पीक विद resignation, even good humor, he the words which observed and dismissed me for good. She's only a girl, he said. This is actually the line that assigned the girl who wants to do outside works, who wants to be a hero, and this is the line that assigned her a task, a gender role, a womanness. तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे। और कहानी इसकी एक बार ज़रूर आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, रीज़न कि इसमें प्रॉपर इस तरीके का कोई प्लॉटिंग नहीं है कि उस प्लॉट को बहुत ब्रीफ में आपको समझाया जा सके। इसकी कहानी आपको बेहतरीन तभी समझ में आएगी जब आप खुद टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये जो 9 स्टोरीज़ हैं, इन 9 स्टोरीज़ के टेक्स्ट पर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ। 9 स्टोरीज़ क्या हैं, जो है 7 स्टोरीज़ हैं और एक प्रोज एसे है, दैट इज़ क्रिटिकल एसे है, एवरीबडीज प्रोटेस्ट नॉवल, और एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का पार्ट। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये चलिए यहीं पर, ठीक है। हाँ, अभी बचा है क्वेश्चन आपका कि हाउ डज एलिस मुनरोज बॉयज एंड गर्ल्स एक्सप्लोर द प्रोटेगनिस्ट स्ट्रगल टू फाइंड हर ओन आइडेंटिटी, डिस्कस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, एक्चुअल में जो पूरा डिस्कशन अभी तक हमने किया वो एक तरीके से ये इसी क्वेश्चन का आंसर था। फाइनली सी गॉट हर आइडेंटिटी ऑफ, सी फाइनली गॉट द असाइन रोल ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी ने एक रोल असाइन किया है उसको, गर्लहुड का, वेमेन का, दैट सी गॉट एट दैट टाइम, फाइनली सी गॉट दैट, ठीक है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, और
इस क्वेश्चन के आंसर में आपको उसकी पूरी कहानी सुनानी है, और फाइनली आपको जो आखिरी मैंने लाइन बताई उसका जो फादर कहता है उसी लाइन को एक्सप्लेन करके आपको एक कंक्लूजन देना है, एंड फाइनली शी गॉट हर रोल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आएगी। ऑल दिस अबाउट दिस स्टोरी, एंड स्टिल वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। जैसे आपके कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स होंगे उन पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो। अभी इसमें नेक्स्ट वीडियोस हम और रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ 1 से 2 दिन में मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।